चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। नमस्ते, मैं हूँ योगी अरविंद आदित्य। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जो मातृभाषा होती है, उसके साथ आपका इमोशनल जुड़ाव होना बहुत स्वाभाविक होता है, क्योंकि यह वह भाषा होती है जिसमें दादा दादी आपको कहानियाँ सुनाते हैं। यह वह भाषा होती है जब सबसे पहले आप अपने आसपास की दुनिया को समझने की शुरुआत करते हैं। यह वह भाषा होती है जिसमें आप सपने देखते हैं। यह वह भाषा होती है जिसमें आप कहानी बनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, जिसमें आप कविताएं रचते हैं। इसलिए इससे आपका एक इमोशनल कनेक्शन होना बहुत नेचुरल होता है। भाषा का संबंध आपकी ज्योग्राफी से होता है, आपके आपके परिवेश से होता है। आपकी कल्चरल आइडेंटिटी का संबंध भाषा से बहुत गहरे जुड़ा हुआ होता है। इसलिए कोई भी भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये जो भाषा होती है ये उस कम्युनिटी के साथ साथ चलती है, कम्युनिटी के साथ साथ विकसित होती है और नए नए रूपों में परिवर्तित भी होती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उस कम्युनिटी को उसके अतीत से जोड़ कर रखती है। पुराने रेफरेंस को समझने के लिए भाषा ही काम आती है। जो बात हिंदी को विशिष्ट बनाती है वह है इसका संस्कृत से करीब होना। हिंदी की शुरुआती अवस्था में हमने ज़्यादातर शब्द संस्कृत से लिए थे। आज हम जो हिंदी बोलते हैं उसमें निस्संदेह बहुत सारी भाषाओं के शब्द सम्मिलित हो चुके हैं, जिसमें अरबी, फ़ारसी, पुर्तगीज़ और इंग्लिश शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी अभी भी वह भाषा बनी हुई है जो हमें हमारे अतीत के साथ बहुत ही सक्षम तरीके से जोड़े रखती है। तो हिंदी हमें हमारे अतीत के साथ बहुत ही सुगमता से जोड़े रखती है, क्योंकि हर भाषा के शब्दों का एक निहितार्थ होता है, एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है, और इसे दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाना उतना आसान नहीं होता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक भाषा में, जो मैंने जैसा कहा कि ये आपके कल्चरल आइडेंटिटी को और कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी रिप्रेजेंट करती है। एक खास तरह की विचारधारा, फ़िलॉसफ़ी को दूसरे कल्चर में ट्रांसलेट करना आसान नहीं होता, क्योंकि कई बार दूसरे कल्चर में आपके विचारों को लेकर कोई आइडिया नहीं होता। तो जो आइडियाज़ आपके एक भाषा में डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं, उसको जो उन जो शब्द उन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं, उन्हीं शब्दों के माध्यम से वे ठीक से प्रिजर्व भी रह सकते हैं। और हिंदी ठीक यही काम करती है। निस्संदेह जो हिंदी अभी हम बोलते हैं उसमें संस्कृत के शब्दों की कमी हो गई है, और बहुत सारे विदेशी भाषाओं के शब्दों ने अपनी जगह इसमें बना ली है। अब हम जो हिंदी बोलते हैं उसमें अरबी, फ़ारसी, पुर्तगीज़, इंग्लिश और दूसरी भी अन्य भाषाओं के शब्दों की भरमार हो गई है। उदाहरण के तौर पर दीवार, मेज़, कुर्सी, टेबल, अखबार, दराज, पपीता, ये सारे शब्द विदेशी हैं। कुछ अरबी हैं, कुछ फ़ारसी हैं, कुछ इंग्लिश हैं और कुछ पुर्तगीज़ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि हिंदी वह भाषा है जो न सिर्फ हमें हमारे अतीत के साथ जोड़ कर रखती है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी उतनी ही, हमारे एक्सप्रेशन में उतनी ही सक्षम है, क्योंकि हिंदी एक ओपन भाषा है। हमने हिंदी को बंद नहीं किया, इसको क्लोज़ नहीं किया। हम नए शब्दों को इसमें सम्मिलित करने के लिए तैयार रहते हैं। आज के इस डिजिटल एज में हिंदी के बारे में एक अच्छी बात यह है कि अब आप हिंदी में कंटेंट क्रिएशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल इंडिक कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉइस टाइपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल के अलावा कुछ और भी वेबसाइट्स हैं जो आपको वॉइस टाइपिंग की सुविधा देती हैं। आप वॉइस डिक्टेट करके अपने स्क्रीन पर हिंदी टेक्स्ट को आप पा सकते हैं, और उसे जैसे चाहें आप एडिट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर से आया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनीज़ ने दूसरी भाषाओं के लिए सपोर्ट देना बहुत पहले से शुरू कर दिया था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इन्होंने इस तरफ कोशिश की है। तो मैं कहता हूँ, मेरी एक छोटी सी अपील है कि आप भी रोमन की बजाय देवनागरी में लिखना शुरू करें, क्योंकि रोमन में हिंदी पढ़ना आसान नहीं होता। दूसरा, रोमन में जो हम लिखना चाहते हैं वो उस तरह से कन्वे भी नहीं हो पाता।
देवनागरी में सुविधा ये है कि आप जो बोलना चाहते हैं, जो आपका उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, वही लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है, वही समझा जाता है। इसलिए देवनागरी मेरे मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। देवनागरी के बारे में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो संस्कृत हुआ करती थी, संस्कृत का कोई नेटिव स्क्रिप्ट नहीं था। बहुत प्राचीन जो लिपि है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में हमें कुछ संस्कृत के टेक्स्ट मिलते हैं। इसके बाद जो ज़्यादातर जो संस्कृत का टेक्स्ट मिलता है वो देवनागरी लिपि में मिलता है। और जो देवनागरी लिपि है संस्कृत और हिंदी दोनों में इस्तेमाल की जाती है। देवनागरी लिपि एक एस्थेटिकली एक बहुत सुंदर लिपि है, बहुत ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट है। और ये बहुत स्थान नहीं लेती, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसे लिखना आसान है। और सबसे अच्छी बात, जैसा लिखा जाता है वैसा ही इसे पढ़ा जाता है। इसलिए मैं आप ख़ास तौर से नए लोगों से, यंगस्टर से ये अपील करूँगा कि सोशल मीडिया पर या कभी भी कोई भी कंटेंट क्रिएशन में जब आप हिंदी यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आप उसकी जगह रोमन यूज़ करते हैं, रोमन मतलब ABCD स्क्रिप्ट आप यूज़ करते हैं, उससे आप देवनागरी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं वापस अपने शुरुआत पर आता हूँ। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यह अनुप्रास अलंकार है। हिंदी में बहुत सारे अलंकार हैं जिनसे वह समय समय पर अलंकृत होती रही है और उम्मीद है कि आगे भी होती रहेगी। यह कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रची गई थी और इंटरेस्टिंगली मेरा भी जन्म स्थान वही है जो श्री मैथिली शरण गुप्त जी का रहा है। क्या आप बता सकते हैं उस जगह का नाम? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।